हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। चैनल में नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आप लोग वीडियो भी देखते हो, इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स भी करते हो, लेकिन वीडियो देखने के चक्कर में कहीं ना कहीं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। साथ ही साथ नीचे एक बेल नोटिफिकेशन है, इसको जरूर हिट करना ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। सो जस्ट अभी मैं नीतू दीदी की वीडियो देख के आ रही हूँ, उनकी लाइव बेसिकली मैं देख के आ रही हूँ। सबसे पहले मैं नीतू दीदी के लिए क्लैपिंग करना चाहूँगी, इसीलिए नहीं कि आके उन्होंने किसी को एक्सपोज कर दिया, सिर्फ इसीलिए कि उन्होंने अभी भी जो एक समय पे रिश्ता बनाया था उसकी लाज रखी है। आज भी पूरी लाइफ के दौरान उन्होंने ऐसी कोई भी बात नहीं बताई जो दीदी जी की फैमिली की प्राइवेट बातें हों। आज उनको इस कंडीशन पे लाके खड़ा कर दिया कि उनके दामन पे दाग लगाने की पूरी कोशिश की गई। सारी गलतियां जबकि दोनों एडल्ट कर रहे हैं, जबकि गलतियां दो एडल्ट कर रहे हैं, वो भी इतने बड़े बड़े लोग के बच्चों के माएँ कर रही हैं, लेकिन उस गलती के लिए बीच में नीतू दीदी को फंसाने का पूरा पूरा प्लान, जैसे कि उन्होंने बताया अपनी वीडियो में, बनाया गया था। एक पूरा का पूरा ट्रैप, क्योंकि अभी भी जो ये इंसान है ये अपनी गलती एडमिट कर ही नहीं सकती। सचिन के लिए सिर्फ 1% थोड़ा सा ज़्यादा वो है, क्योंकि उसने आके अपनी गलतियां भरे सोशल प्लेटफॉर्म पे एक्सेप्ट भी कर ली और इस गलती की माफ़ी भी मांग ली डंके की चोट पे। लेकिन वहां पे वो इंसान अभी भी सोच रहा है कि मैं अपना ब्लेम, अपनी गंदगी आखिर किसके सर के ऊपर डालूं, मैं किसको इस बीच में मोहरा बनाऊं कि मैं इसके ऊपर सारी गलतियां डाल दूं और मैं क्लीन चिट साबित हो जाऊं कि मैं बहुत भोली भाली सिंगल औरत जिसका पति इस दुनिया में नहीं है। देखो, उसको लोगों ने उसके दिमाग में भर भर के उसको मैनिपुलेट करके इस गंदे रिश्ते में इन्वॉल्व होने के लिए प्रोत्साहित किया। बेसिकली हर तरीके का गेम खेला जा रहा है। सचिन के ऊपर ब्लैकमेलिंग का गेम और अपने ऊपर से छोटा बच्चा बनने का गेम कि मेरे को मेरी सहेली ने प्रोवोक कर दिया, मुझे मेरी सहेली ने प्रोत्साहित किया, वो ऐसा कराती थी। देखिए कितनी ज़्यादा सिंपैथी हो गई थी हमें उस दिन जिस दिन हमने इनके भाई को लाइव में देखा। मूंछें मुंडवाने के लिए खुला चैलेंज सोशल मीडिया पे देके गए थे, खुला चैलेंज कि कोई अगर मेरी बहन को ऐसा गलत बता दे तो मैं ऐसा कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा। उस दिन उन्होंने हॉस्पिटल के बाद जो लाइव बनाई, उस लाइव में अधिकतर लोगों ने उस भाई के लिए सिंपैथी जताई कि यार भाई की कोई गलती नहीं है। आज एक बहन की वजह से एक भाई को शर्मिंदा होना पड़ रहा है। आज एक बहन के करे हुए कुकर्म की सजा भाई को भुगतनी पड़ रही है कि देखिए भाई की नाक आज झुक गई है, मुझे काटने की भाई बात कर रहा है। यही हुआ था ना, हमें भी सिंपैथी आई थी ना। लेकिन बोलते हैं ना कि जो चीज़ दिखाई जाती है अक्सर वो होती नहीं है, क्योंकि पोर्ट्रे करना, कैसे करना, उन सब चीज़ों में ये लोग महारत हासिल कर चुके हैं। हम लोगों के अंदर ना तो इतना छल कपट है, ना ही हम इतनी प्लानिंग प्लॉटिंग कर सकते हैं, ना ही हम इस तरीके का अव्वल दर्जे का गेम खेल सकते हैं। साधारण लोग हैं, साधारण तरीके से चीज़ें देखते हैं और वो चीज़ें हम साधारण तरीके से ले लेते हैं। लेकिन इन लोगों की ज़िंदगी में एक एक स्टेटमेंट, एक एक कंटेंट, एक एक वीडियो के पीछे जो पूरा का पूरा एग्जीक्यूशन होता है ना, वो हमारे बिल्कुल हमारी सोच से ही अलग है। तो आज नीतू दीदी के लाइफ में ये बात क्लियर हो गई कि ये जो दीदी जी हैं, जिनके परिवार, जिनके भाई पे उस दिन तरस आ रहा था, इनके परिवार के एक एक सदस्य को इस बारे में पता था। तो इसका मतलब कि इनके रिश्ते को प्रोत्साहित करने वाले इनके खुद के फैमिली वाले थे, इनके खुद के परिवार के थे। अगर हमें ऐसा पता चले कि हमारे घर की बेटियां ऐसे कोई काम में इन्वॉल्व हो गई हैं, कोई गलत काम जो समाज पे एक गलत उदाहरण प्रस्तुत कर सकता है, एक काम, एक इतना गंदा घिनौना काम कि जिसकी वजह से हमारे परिवार की नाक कट सकती है, तो हम क्या उस रिश्ते को प्रोत्साहित करेंगे? लेकिन इन्होंने टाइम टू टाइम अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से उस रिश्ते की सराहना भी करी, उस रिश्ते को बढ़ावा भी दिया, और एक नहीं 5-5 दिन तक वो आदमी इनके घर पे पड़ा रहता था। वो लड़का 5-5 दिन तक, 3-3 दिन तक इनके घर पे रखा रहा था। यानी कि बाहर जाके मिलने की ज़रूरत क्या थी, जब घर में इतना बड़ा उनको शय दे रखी थी, घर के दरवाजे उनके लिए 24 घंटे खुले थे, तो फिर बाहर मिलने की तो बात ही पैदा नहीं होती ना। फिर तो किसी बीच के इंसान की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि घर वालों को, मुझे लगता है, किसी चीज़ से मतलब नहीं था। घर में पैसा आ रहा है, वो बंदा की वजह से प्रमोशंस मिल रहे हैं, जो प्रमोशन वो करते थे वो प्रमोशन वहाँ मिलते थे, जो प्रमोशन वो करते थे वो प्रमोशन वहाँ मिलते थे। और तो और, जैसे कि बीते दिनों में ये भी पता चला कि ये किसी एक इंसान के लिए भी लॉयल नहीं है। एक बार और इन्हीं के परिवार के लोगों की कुछ और चीज़ें पता चली कि दीदी तो अपने भाई और भाभी को भी क्रिएटर पार्टीज़ में बुलाने से मना करती थी, लोगों को साफ मना करती थी कि मेरे भाई और भाभी को नहीं बुलाना, क्योंकि भाई और भाभी अगर जाएंगे
तो शायद इनको वो आज़ादी नहीं मिल पाएगी। या भाई और भाभी जाएंगे तो ऐसा ना हो कि भाई और भाभी को भी थोड़ी बहुत पॉपुलैरिटी मिल जाए या उनकी भी थोड़ी बहुत पहचान होने लग जाए। एक घर में जो औरत 2 चैनल बर्दाश्त नहीं कर सकती, वो अपनी लाइफ में किस से कंपटीशन नहीं करती होगी। जिसका कंपटीशन अपनी खुद की भाभी, भाई, बाकी के क्रिएटर, हर किसी के साथ, जिसने हर किसी को एक कॉम्पिटिटर की निगाह से देखा हो, उसके लिए रिश्तों का कोई भी मोल नहीं है। तो यहाँ पे जो बिचौला इंसान, जिस बिचौले के लिए इनका भाई उस दिन नीतू दीदी पे आरोप लगा रहा था, ये तो खुद बिचौले साबित हो गए कि अपनी बहन की गंदगी को इन लोगों ने खुद अपने घर में सहारा दिया कि आओ घर के अंदर बैठ के गंदगी करो, बाहर मत करो, घर के अंदर बैठ के गंदगी करो, है ना। और तो और नीतू दीदी, मैंने पहले भी बोला कि मैं उन्हें बहुत टाइम से देखती हूँ और इंसान को देख के ना उसकी परख हो जाती है। आप लोग ये बात मानेंगे, किसी को देख के उसकी परख हो जाती है। और वो इंसान भी अगर इनकी तरह गंदगी से कमाती ना, तो शायद आज वो गरीबी से बहुत ऊपर निकल आती। आज उसके पास भी पैसों की कोई कमी नहीं होती, आज उसको भी पैसों के लिए नीचा नहीं दिखाया जाता, आज उसको भी पैसों के लिए भरी महफिल में बोला या बदनाम या बेइज्जत नहीं किया जाता, अगर वो भी इनकी तरह कमाने लगती। क्योंकि उनके तो कान में बोल के गए थे ना सचिन भैया कि अब से तुम 2-2.5 लाख रुपए महीना कमाओगी। पक्का पक्का। क्या वो चीज़ें नीतू दीदी नहीं कर सकती थी? इनसे कई ज़्यादा टैलेंटेड, इनसे कई ज़्यादा टैलेंटेड, प्लस रिस्पेक्टफुल, इज्जतदार औरत। जॉइंट फैमिली में रहना आसान नहीं होता, लेकिन जॉइंट फैमिली में जो औरत निभा पाती है ना, वो होती हैं इज्जतदार औरतें, जो जॉइंट फैमिली में निभा पाती हैं। इनकी ग्रोथ इतनी ज़्यादा हो गई और नीतू दीदी की ग्रोथ क्यों नहीं हो पाई? साथ के ही सब थे, हर कोई साथ का क्रिएटर था, साथ में उठते बैठते थे, इतने गहरे दोस्त थे। एक की ग्रोथ इतनी ज़्यादा हो गई और दूसरे की ग्रोथ क्यों नहीं हो पाई? एक ने इतने इतने पैसे कमाने शुरू कर दिए, दूसरा इंसान अभी भी गरीबी से बाहर नहीं निकल के आ पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसके साथ सचिन भैया का साथ था। सचिन भैया ने भर भर के प्रमोशन, इंस्टाग्राम, सब कहीं पे पुश दिया और दीदी जी जो है हमारी, वो गरीबी रेखा से ऊपर आ गई और जो हमारी नीतू दीदी हैं वो अभी भी उसी चीज़ में स्ट्रगल कर रही हैं। लेकिन कोई बात नहीं, जिसके पास पैसा कम होता है ना, उसके पास इज्जत बहुत ज़्यादा होती है, वो इज्जत का बहुत धनी होता है। अब बात करें रिकॉर्डिंग की, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग देखने के बाद मेरे पास भी आप लोगों के कमेंट आने लगे थे कि दीदी देखो नीतू दीदी की रिकॉर्डिंग आई है, आप इस पर रिएक्शन दो, देखो रिकॉर्डिंग आई है, आप इस पर रिएक्शन दो। तो रिकॉर्डिंग सुनने के बाद तुरंत जजमेंट मैं कभी भी पास नहीं करती, क्योंकि यहाँ पे मुझे पता है सोशल मीडिया पे क्या होता है, किस तरीके से अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए कट कॉपी पेस्ट, ये पोर्शन कट, वो पोर्शन कट, जहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है वहाँ पे अपनी आवाज़ थोड़ी स्लो कर देता है इंसान, जहाँ पे कुछ गलत बोल रहा है वो पार्ट रिकॉर्ड ही नहीं करता। ये शानपत्ती यहाँ पे चलती है, क्योंकि जो इंसान रिकॉर्ड करता है उसको पता होता है कि मुझे कैसा बोलना है, कितना बोलना है और क्या बोलना है, क्योंकि उसको पता है कि वो रिकॉर्ड कर रहा है। लेकिन जिस इंसान को पता ही नहीं कि कोई रिकॉर्ड कर रहा है, वो दिल खोल के बात करता है, लेकिन सामने वाला अपने हिसाब से बात करता है। तो रिकॉर्डिंग का सिलसिला मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ। तो जैसे ही वो रिकॉर्डिंग आई, मैं साइलेंट थी कि नहीं, दोनों चीज़ों का आना बहुत ज़रूरी है। ये रिकॉर्डिंग के बेस पे हम किसी को जज नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी आगे की, पीछे की, इससे 2 दिन पहले की, 2 दिन बाद की बात हमें नहीं पता। हमें सिर्फ ये पता है कि हमें 2 सेकंड की कॉन्वर्जेशन सुनाई गई, लेकिन वो कॉन्वर्जेशन की शुरुआत कहाँ से हुई, कितने दिन से हो रही थी, वो सब चीज़ें हमें नहीं पता। और यहाँ पे नीतू दीदी की इमेज सेट करने की कोशिश की गई कि बस किसी भी तरीके से जो हमारी दीदी जी हैं, जिन्होंने सबसे गंदा घिनौना काम करा है, उनको कैसे भी करके बचाना है, मतलब बाय हुक बाय क्रुक। चाहे उनको बचाने के चक्कर में मनीषा को गंदा कर दो, चाहे उनको बचाने के चक्कर में नीतू दीदी को गंदा कर दो, चाहे उनको बचाने के चक्कर में किसी को भी गंदा कर दो, लेकिन उनको क्लीन चिट लेके जैसे भी करके उनका कमबैक करवाना है। लेकिन ऐसे कभी भी कमबैक नहीं होता। कमबैक होता है अपनी गलतियों को सुधार के, अपनी गलतियों को मान के। और सच में ये रायता अगर कोई समझदार इंसान के हाथ में जाता ना, तो ये रायता कभी इतना फैलता ही नहीं, ये रायता इतना फैलता ही नहीं। और सच में जब तक ये रायता पता था नीतू दीदी को, तब तक ये रायता सोशल मीडिया पे आया ही नहीं। और जैसे ही इस रायते को फैलाया गया, जगह जगह रायता पहुंचा, तो आज ये रायता कितना बिखर गया कि आप इसे चाहकर भी समेट ही नहीं पाओगे, क्योंकि समेट ही नहीं सकते। तो रिकॉर्डिंग वाली बात जो आप लोग इतने दिन से सोच रहे थे कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा, तो मैंने बोला था रिकॉर्डिंग वही थी जो इस समय पे हो रहा है, वो रिकॉर्डिंग यही थी
क्योंकि उस रिकॉर्डिंग में नीतू दीदी भर भर के गालियां दे रही थी दीदी जी को, दीदी जी के भाई को, क्योंकि उनका खानदान कहीं ना कहीं शायद ये जो गालियां इस समय पड़ रही हैं डिजर्व करते होंगे। तभी तो हर कोई उनके खानदान की इतनी तारीफें कर रहा है कि वो खानदान कभी आज तक एक जगह टिका ही नहीं है। एक जगह से छोड़ के उन्हें दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ता है, फिर दूसरी जगह से छोड़ के उन्हें तीसरी जगह शिफ्ट होना पड़ता है। उनका कोई एक पर्टिकुलर ठिकाना क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? आज ये भी एक क्वेश्चन मार्क खड़ा हो गया कि उनका कहीं भी एक पर्टिकुलर जगह ठिकाना क्यों नहीं है? क्यों वो इधर से उधर और उधर से इधर भागते और भटकते रहते हैं? तो उस रिकॉर्डिंग में सिर्फ ये था, लेकिन उस रिकॉर्डिंग को किस तरीके से उन्हीं के अगेंस्ट में यूज़ कर लिया गया, क्योंकि उस रिकॉर्डिंग में भर भर के दीदी जी को गालियाँ मिल रही थी, बढ़िया तरीके से गालियाँ पड़ रही थी, है ना। लेकिन गालियाँ पड़ रही होंगी तो कुछ ना कुछ रीज़न तो होगा। अब इस चीज़ को हम समझ पा रहे हैं, लेकिन उस समय पे अगर ये चीज़ें बाहर आती तो उस समय पे दीदी तो देवी थी, देवी माँ थी, और लोगों के इमोशंस हर्ट हो जाते। हमारी देवी माँ को गाली, हमारी देवी माँ को इतना कुछ बोल दिया। हर इंसान को डर लगता है डिफेमेशन से, और ख़ासकर उस इंसान को जो इज्जतदार होता है, जो एक परिवार में बंधा होता है, उसको बहुत डर लगता है कि अगर मेरी कोई ऐसी चीज़, मेरी कोई ऐसी बात, मेरी कोई ऐसी ज़ुबान बाहर आएगी तो मेरे परिवार वाले मेरे बारे में क्या सोचेंगे। सबसे पहले मेरे परिवार वाले मेरे बारे में क्या सोचेंगे, फिर जिस समाज का हम हिस्सा हैं उस समाज वाले हमारे बारे में क्या सोचेंगे। ये सोच के इंसान गिव अप भी करता है और चुप भी हो जाता है। और रही बात कि नीतू दीदी शादीशुदा औरत है, बाल बच्चों वाली औरत है, और इनके रिलेशनशिप को किसी ने भी एक्सेप्ट नहीं किया था। हर क्रिएटर को इनके रंग ढंग से प्रॉब्लम होती थी, हर क्रिएटर हर जगह पे इनसे प्रॉब्लम क्रिएट करता था, लेकिन उनको क्या मिला? सरिता दीदी ने तो डांटा था, एक बार नहीं कई बार डांटा होगा इनको देख देख के, कई बार। उनके घर में जो तमाशा हुआ, क्या पता क्या क्या वहाँ पे उन्होंने डांटा होगा, क्या मिला उनको बदले में? उनकी इज्जत की उन्होंने 2 मिनट में गेम खेल के धज्जियाँ उड़ाने की कोशिश कर दी, और उस समय पे कुछ लोग मान भी गए थे। आज हालांकि ऑडियंस उन्हें जा जाके सॉरी बोल रही है, क्योंकि उस वक्त पे ऑडियंस ने उन्हें गलत समझ लिया था। क्यों? क्योंकि उस समय पे इनका सिक्का चलता था, सोशल मीडिया पे सिक्का चलता था, और इन्होंने उस इज्जतदार औरत की इज्जत को भी उछालने की कोशिश करी। और उसके बाद दूसरा टारगेट थी नीतू। तो नीतू ने वो एग्जाम्पल देख लिया होगा तो उसको तो और भी हिम्मत नहीं हुई होगी कि यार, मतलब जब ये इतनी स्ट्रांग महिला, हमारे ग्रुप की जो एक इतनी स्ट्रांग लेडी है, जब ये उसको फूट फूट कर रुलाने पे मजबूर कर सकती है, तो नीतू ने सोचा होगा कि मैं फिर क्या हूँ, ये तो मुझे पता नहीं क्या करके छोड़ देगी। मेरा तो जो 2-4 थोड़े बहुत मुझे पैसे मिलते भी सोशल मीडिया से, ये तो वो भी वहाँ भी मेरे को मुंह दिखाना मेरा ख़त्म कर देगी, मेरा वहाँ भी सब कुछ ख़त्म और बर्बाद कर देगी। हर इंसान को होती है चिंता अपनी। उसके बाद अभी जो आज कल में आप लोगों ने एक रिकॉर्डिंग सुनी है, जिस रिकॉर्डिंग में बेसिकली ऐसा इमेज जा रही है बाहर कि वहाँ पे नीतू दीदी जो है वो बचाने की कोशिश कर रही है। लेकिन समझदार लोगों ने अगर उस रिकॉर्डिंग को अच्छे से हेडफोन से सुना होगा तो उस रिकॉर्डिंग में भी साफ नज़र आ रहा है कि नीतू दीदी इनकी शादी करवाना चाह रही हैं कि जल्दी से जल्दी शादी कर। इसकी शादी का मतलब मनीषा की शादी बच जाना। वो ये नहीं बोल रही है कि वो तेरे को बहुत ज़्यादा प्यार करता है, इमोशनल अत्याचार करने की कोशिश नहीं कर रही है, उसको प्रैक्टिकली बोल रही है कि शादी कर, सेटल हो, ताकि कम से कम इसका घर सेटल होगा तो उस लड़की की ज़िंदगी बच जाएगी। उसने ये नहीं बोला कि तू भाग के शादी कर ले, तू ये शादी कर ले। अगर ऐसा बोलती तो शायद आज जो दीदी जी सगाई करने के लिए कन्विंस हो गई थी ना, हालांकि वो भी अच्छा खासा लंबा अफेयर था, शायद कन्विंस नहीं होती। लेकिन यहाँ पे उन्हें कन्विंस करने वाले जहाँ तक उनके परिवार के लोग थे ना, उतना ही कंट्रीब्यूशन यहाँ पे नीतू दीदी का भी था कि ये जल्दी सेटल होगी तो किसी का परिवार तो बच जाएगा। मजबूरी भी थी उनकी, और क्योंकि वो उनकी सीक्रेट शेयरिंग फ्रेंड थी। फ्रेंड्स के बीच में बहुत सीक्रेट चलते हैं, लेकिन हर फ्रेंड सीक्रेट तब बताता है जब वो पूरा बर्बाद हो जाता है। तब वो ढूंढता है कि मैं बर्बाद तो हो ही गया हूँ, किसको बताऊँ। तब वो कोई एक इंसान चुनता है, वो इंसान इन्होंने नीतू दीदी को चुना होगा। शुरू करते वक्त उनसे परमिशन नहीं ली होगी, जब सब कुछ आगे बढ़ चुके होंगे, सब कुछ कर चुके होंगे, उसके बाद उनसे शेयर करा होगा। और उन्होंने डेफिनेटली इस रिश्ते के लिए उनको टैपिंग नहीं करी होगी कि वेरी नाइस, वेरी गुड, वेल डन। डेफिनेटली उन्होंने इस चीज़ के लिए उन्हें मना किया होगा। उनको भी इक्वली शॉक लगा होगा जितना कि हमें लगा, लेकिन एक दोस्त होने के नाते वो शायद उस जगह से उन दोनों को बाहर निकालना चाहती थी, क्योंकि उस बीच में मनीषा भी पिस गई थी।
तो ये सारा सीन हुआ, लेकिन अगेन नीतू दीदी की इसमें वो फॉल्ट पे नहीं है। हाँ, उनका फॉल्ट है तो सिर्फ इतना फॉल्ट है कि उन्होंने गंदे और गलत लोगों से दोस्ती कर ली। और जैसे कि मैंने बोला कि जब हम अपने खुद के बच्चों को गलत संगत में रहने के लिए मना करते हैं, उनको ये शिक्षा देते हैं, तो ये शिक्षा एज अ पेरेंट हमें अपने ऊपर भी एप्लीकेबल करनी चाहिए कि अगर हम लोग गलत संगत में उठेंगे बैठेंगे तो उस गलत संगत का प्रभाव हमारे खुद के परिवार, हमारे खुद के बच्चों पे भी पड़ेगा। गलत संगत में पढ़ने वाला इंसान भी गलत होता है। तो अपने संगत हमेशा अच्छे लोगों से, इज्जतदार लोगों से रखो, क्योंकि वो जो बेइज्जत लोग होंगे वो कल की डेट में आपको भी बेइज्जत करने से पीछे नहीं हटेंगे, जो कि आज एक जीता जागता नमूना इस बात का है। जितने लोगों को भी ये लग रहा था कि भाई उस दिन बहुत ज़्यादा सदमे में आ गया, मम्मी बहुत सदमे में आ गई, तो फैमिली को अपनी बेटी की करतूतें पता थी। उसके बाद भी फैमिली सचिन जी को 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 दिन भी अपने घर में रुकती थी। गोल्ड के गिफ्ट मिलते थे, सिल्वर के गिफ्ट मिलते थे। क्या कोई पेरेंट्स इस चीज़ को अप्रिशिएट करेंगे? आज भी हम अपने घर की लड़कियों को यही समझाते हैं कि बेटा किसी के लालच में नहीं पड़ना। आप लोग भी समझाते होंगे ना, किसी के पैसे के लालच में नहीं आना, किसी के गिफ्ट्स के लालच में नहीं आना। आपके घर में सब कुछ है, आपके पापा आपको सब कुछ दिलाएंगे, लेकिन आपको किसी बाहर वाले से कुछ भी नहीं लेना। हम तो यही सिखाते हैं अपने बच्चों को, और हमारे पेरेंट्स ने हमें भी यही सिखाया था कि बेटा जो चाहिए मम्मी पापा से लेना, लेकिन बाहर किसी से भी कुछ नहीं लेना। इनके घर की बेटियों को सोने चांदी के जेवर मिल रहे थे, तो इन्होंने अपनी बेटी को क्या बोला कि बेटा लेती जा, बटोरती जा, इकट्ठा करती जा। यही बात तो सचिन भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इनकी फैमिली ने कन्वीनियंटली किस तरीके से उनको अंटे में करके रखा था। उनको सुला सुला के वहाँ पे उनको पता नहीं क्या खिलाते थे, क्या करते थे कि वो वहाँ 3-3, 4-4 दिन पड़े रहते थे। और इसीलिए शायद अप्सरा मॉम टेंशन में है कि मैंने जहाँ जहाँ दिखाया है वहाँ यही निकल रहा है कि मेरे बेटे के ऊपर कुछ करा दिया है। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो इस चीज़ को मानते होंगे। बोलते हैं ना, जब भगवान होता है तो शैतान भी होता है। जहाँ जहाँ भगवान वहाँ वहाँ शैतान भी होता है। और आज भी हम लोग अपने बच्चों की नज़र उतारते हैं, चाहे हम कितने डिग्री होल्डर क्यों ना हो, हम तब भी इन छोटी मोटी चीज़ों को मानते हैं। अप्सरा मॉम ने बोला मैंने कई बार कई दफ़ा ये चीज़ें दिखाई, लेकिन उसके बाद यही हर जगह से निकल के आ रहा है। और तो और आकांक्षा, जो कि आप जानते हैं कि एस्ट्रोलॉजर है, उन्होंने भी इस चीज़ का नाम लिया था। और जिस दिन कार के अंदर बैठ के सचिन ने बोला था ना, हाय मुझे कुछ हो रहा है, हाय मुझे वशीकरण कुछ हो रहा है, तो उस दिन आकांक्षा ने वीडियो बना के बोला था यस तुमको हो रहा है, और तुम मानो कि तुम पर है। तो अगर कोई चीज़ हमारे धर्म में बनी है तो उन चीज़ों का कुछ ना कुछ तो होता होगा, कुछ ना कुछ तो होता होगा। लेकिन बोलते हैं ना कि अगर शैतान है तो भगवान भी है, और भगवान शैतान से कभी भी हार नहीं सकता। और जो लोग ऐसी चीज़ें करते हैं वो उल्टा उनके ऊपर आता है, ये चीज़ें उल्टी पड़ती हैं। तो बस वक्त का फेर है। अभी 3-4 दिन तक वो बिल्कुल पगलैट हो रखा था, अब थोड़ा सा स्टेबल हुआ है। एंड होप करते हैं कि अब ये सचिन स्टेबल ही रहें। अब थोड़ी बहुत मोह माया अपनी पत्नी, अपनी फैमिली को देख के इनके दिल में आ जाए, थोड़ी सी मोह माया आ जाए। अदरवाइज कान खींच के बालाजी धाम में इसको लेके जाओ। अगर थोड़ी भी ऐसी कुछ इंट्यूशन आ रही है, कान पकड़ो, इसका हाथ पकड़ो, इसको बांध के ले जाओ, जैसे भी ले जाओ, बालाजी धाम में लेके आ जाओ। भगवान के आगे तो एक एक शैतान फेल है, चाहे फिर दुनिया के किसी भी कोने से कोई कुछ भी करा ले। इसको उठाओ और वहाँ पे लेके जाओ। अच्छी अच्छी चीज़ें निकल के सामने आ जाती हैं, वहाँ अच्छी अच्छी चीज़ें बाहर आ जाती हैं। सो ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करूँगी। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताना ये अभी भी बहुत तगड़ा ट्रैप है, क्योंकि सामने वाला अभी तक भी अपनी गलतियाँ एक्सेप्ट करने के लिए राज़ी ही नहीं है। वो बस किसी भी तरह कम बैक करने का एक स्क्रिप्ट तैयार कर रहा है कि मैं किस तरीके से, किस स्क्रिप्ट के साथ आऊँ कि मैं क्लीन चिट अपने आप को एटलीस्ट यहाँ पे दिखा दूँ। चाहे फिर वो मैं सचिन को ब्लैकमेलर साबित करके दिखा दूँ, फिर चाहे वो मैं अपनी फ्रेंड नीतू के सर पे डाल के दिखा दूँ, या फिर मैं किसी भी और के सर पे डाल के दिखा दूँ। सो ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आऊँगी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।